तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि जब दो बॉडी कोलाइड करता है, ठीक है ना, तो कॉलिजन में हम लोग क्या देखे थे कि कॉलिजन पीरियड बहुत ही छोटा होता है ना। तो लेकिन उसमें मोमेंटम तो दोनों बॉडी का वेलोसिटी कॉलिजन के पहले कुछ और होता है, कॉलिजन के बाद कुछ और होता है, यानी कि दोनों का चेंज ऑफ मोमेंटम तो फाइनाइट है। वेलोसिटी बदल गया यानी मोमेंटम बदल गया, चेंज मोमेंटम मेरा फाइनाइट है, सब स्मॉल टाइम इंटरवल में हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब उससे फोर्स क्या लगेगा, लार्ज लगेगा, ठीक है ना, बहुत लार्ज फोर्स। ये फोर्स किस लाइन के लॉन्ग एक्ट करता है बताओ? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि दोनों का जो कॉमन नॉर्मल लाइन हुआ उस लाइन के अलॉन्ग वो फोर्स एक्ट करता है, ठीक है ना, इंपल्सिव फोर्स। कब? अगर दोनों बॉडी का सरफेस को स्मूथ मान दे, बार बार बोल रहे स्मूथ, क्योंकि जब अगर रफ हो जाएगा ना सरफेस तो इंपल्सिव फोर्स दोनों डायरेक्शन में आ जाएगा। एक तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग आएगा, ठीक है, और दूसरा कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग आ जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से आ जाएगा। जब नॉर्मल इंपल्सिव हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाएगा। चलो अभी उसके बारे में नहीं सोचना, उस टाइप का क्वेश्चन रोटेशन में आएगा, वहां पे हम लोग एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग केवल आते हैं तो इम्पल्सिव फोर्स जो एक्ट करता है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग एक्ट करता है। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालोगे। मान लेते स्मॉल टाइम इंटरवल में मोमेंटम का चेंज कितना से हुआ, डीपी से, कितना अमाउंट से हुआ, डीपी से। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे कि बॉडी क्या हो रहा है कि दो बॉडी तुम्हारा क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये U1 से और ये मेरा मूव कर रहा है U2 से। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। तो जब ये जिस समय कोलाइड करेगा उसमें कॉलिजन स्टार्ट हुआ, जिस समय दोनों सेपरेट होगा उस समय कॉलिजन खत्म हुआ। तो देखो ये टी टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टी टाइम पे कॉलिजन स्टार्ट हुआ, और हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों बॉडी के बीच में डिफॉर्मेशन बढ़ता है, यही ना डिस्कस किए थे। कब तक? जब तक कि दोनों का स्पीड सेम ना हो जाए, यानी कि दोनों का वेलोसिटी सेम ना हो जाए। जब तक पीछे वाला का वेलोसिटी आगे वाला से ज्यादा होता है तब तक दोनों बॉडी डिफॉर्म होता है। इसका मतलब डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स होगा वो बढ़ाते जाएगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करते चला जाएगा। तो देखो ये फोर्स का वेरिएशन है कॉलिजन पीरियड में विद टाइम। देखो फोर्स क्या आ रहा है, बढ़ रहा है टाइम के साथ, और ये तुम्हारा फोर्स मैक्सिमम पहुंच गया, यानी कि कब मैक्सिमम पहुंच जाता है, जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। उसके बाद ये डिफॉर्मिंग जो फोर्स है ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों अलग ना हो जाए, यानी डिफॉर्मेशन अपना शेप रिगेन करना चालू करता है। तो बॉडी अपना शेप रिगेन करना चालू करता है तो डिफॉर्मेशन घटने लगेगा, तो ये फोर्स डिक्रीज करने लगेगा। एट द टाइम ऑफ सेपरेशन ये फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों जो जिस समय अलग होगा जैसा ही उस समय फोर्स गिर के जीरो पे आ जाएगा। तो ये क्या आता है, कॉलिजन पीरियड में फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता, दोनों बॉडी एक दूसरे पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो वेरी करते रहता है। तो ये गया मैक्सिमम तक और उसके बाद डिक्रीज करते हुए फिर आया मिनिमम वैल्यू पे, यानी कि जीरो, है ना। यहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ टी टाइम से, टी तक में फोर्स लगना खत्म हो गया, ठीक है। तब यानी कि तुम्हारा क्या लिख रहे हैं हम लोग, दोनों में से किसी एक बॉडी का लिख रहे हैं जो चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम इंटीग्रेट करेंगे, क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में वेरी कर रहा है मोमेंटम इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक। तब बताओ वन का इंटीग्रेशन पी वेक्टर के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, पी वेक्टर ना मिलेगा जी, है। अगर हम लोग वन का इंटीग्रेशन करें पी वेक्टर के रिस्पेक्ट में तो ये इंटीग्रेशन मेरा क्या देगा, पी वेक्टर देगा। एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स में प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, जब इंडिफिनिट होता है, लेकिन डिफिनिट होता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन है, लोअर अपर लिमिट है मेरा यहाँ। इसका मतलब ये मेरा क्या देगा, ये मेरा देगा मोमेंटम देगा, और जब इंटीग्रेट करने पे मोमेंटम देगा तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पुट करेंगे। क्या साउंड नहीं आ रहा है जी सबको? आ रहा है सर। आ रहा है बेटा, साउंड आ रहा है, तुम्हारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है।
तो क्या होगा, इसको पी वेक्टर को जब हम लोग इंटीग्रेट किए तो ये तुम्हारा क्या देगा, अब इनिशियल मोमेंटम पी आई से फाइनल मोमेंटम पी एफ तक, है ना। तो पी वेक्टर दिया, लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे पी आई से पी एफ तक, है ना। तो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये देगा ना चेंज इन मोमेंटम। तो एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ पीडीपी क्या देगा, इंटीग्रल ऑफ पीडीपी देगा चेंज इन मोमेंटम। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा कर दे कि इस डीपी को dt से डिवाइड कर दे या dt से मल्टीप्लाई कर दे। देखो यहाँ पे ये किया ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ना फोर्स बोलते हैं। यस सर। ये तो एफ वेक्टर हो गया। तो एक्चुअली में ये क्या हो गया, इंटीग्रल एफ डी टी, यानी कॉलिजन पीरियड में दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो जो फोर्स जो टाइम के साथ वैरी कर रहा है, अगर इंटीग्रल एफ डी टी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना, इनिशियल टाइम से लेके फाइनल टाइम। क्यों, देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन मोमेंटम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए लोअर अपर लिमिट में मोमेंटम रखा है। लेकिन अब इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए लोअर अपर लिमिट में टाइम का वैल्यू रखा जाएगा। तो इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक किसे इंटीग्रेट किया जा रहा है। सुशांत शेखर कौन है जी, रोल नंबर नहीं डाला है, कोई जानता है सुशांत शेखर को? यस सर। यस सर। नंबर है, फोन नंबर? नो सर। नो सर। नहीं है तो छोड़ दो उसको। क्या कि सीधी सी बात बेटा, जब तक कि अपना रोल नंबर नहीं डालोगे एंट्री नहीं देंगे। कौन लड़का क्लास में घुस जाएगा कौन जानता है, बार बार बोला गया रोल नंबर के साथ। अब तो इंटीग्रल, ठीक है ना, यानी कि फोर्स को जब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है ना। अब देखो यहाँ पे कॉलिजन पीरियड में टाइम तो बहुत छोटा होता है, तो कॉलिजन पीरियड के लिए केवल क्या लिखेंगे, एफ डी टी लिखेंगे, उसे इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉलिजन पीरियड में ये जनरल किसी के लिए भी है। एक प्रोसेस मतलब कि कॉलिजन दो, बस दो बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए ये लिखा गया है। अगर फोर्स एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगा रहा है, इस सब के लिए एक्सप्रेशन वैलिड है, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे टाइम मेरा क्या है, फाइनाइट है, लेकिन कॉलिजन पीरियड इतना छोटा होता है कि उसका टाइम क्या होता है, टेंस टू जीरो होता है। अगर ये टाइम टेंस टू जीरो, dt टेंस टू जीरो है, तो बताओ मोमेंटम बॉडी जब दो कोलाइड करता है, कॉलिजन के बाद वेलोसिटी बदल जाता है, इसका मतलब कि हर बॉडी का मोमेंटम में चेंज फाइनाइट है ना, चेंज फाइनाइट है। तो अब ये कैसे फाइनाइट होगा, इधर तो अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो इसको इंफिनिटी होना होगा। इंफिनिटी मतलब बहुत लार्ज, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलस में तुम लोग पढ़े होगे या टीचर बताएंगे, नहीं तो बाद में पढ़ोगे, इंफिनिटी इंटू जीरो तुम्हारा क्या होता है, इनडिटर्मिनेट वैल्यू होता है। इसका वैल्यू कुछ भी, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकता है, एनी फाइनाइट वैल्यू, ये डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जो क्वेश्चन में सिचुएशन प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। और ये वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना के बराबर आएगा, ये वैल्यू आएगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा। इसका मतलब जब कॉलिजन पीरियड बहुत छोटा है, उस पीरियड में मोमेंटम का चेंज फाइनाइट है, ये तभी पॉसिबल है जब उस पीरियड में बहुत लार्ज फोर्स एक्ट करेगा। जब एक लार्ज फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता है तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, a large force acting for a very short duration are called impulsive force, है ना। वही अगर फाइनाइट फोर्स होगा तो फाइनाइट मोमेंटम चेंज करने के लिए उसको फाइनाइट टाइम के लिए लगना होगा, तभी वो बॉडी का मोमेंटम चेंज कर पाएगा। लेकिन अगर फोर्स बहुत लार्ज है तो वो केवल ऑलमोस्ट जीरो टाइम के लिए भी एक्ट करेगा ना, तो वो मोमेंटम चेंज कर देगा। लेकिन अगर फोर्स मेरा फाइनाइट है, एफ अगर फाइनाइट है और टाइम इंटरवल अगर मेरा जीरो है, तो ये जीरो हो जाए तो वो मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तब देखो यहाँ पे, और द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस बाय सच एन इंपल्सिव फोर्स, और ऐसे इंपल्सिव फोर्स का चेंज इन मोमेंटम मेरा कितना के बराबर होता है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है इंटीग्रल एफ डी टी के,
कितना के बराबर होता है? इंटीग्रल एफ डी टी के। तो सीधा सीधा हम लोग फाइनल रिजल्ट क्या समराइज करके लिखेंगे? हम लोग यही समराइज करके यहाँ पे लिखेंगे, देखो कि इंटीग्रल एफ डी टी इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच में, ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। कितना के बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और एक्चुअली में बेटा ये वाला जो टर्म है ना, इंटीग्रल एफ डी टी, इसी को बोला जाता है क्या? इम्पल्स। यानी इम्पल्स कितना के बराबर होता है? और इम्पल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। यानी इम्पल्स कितना के बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी? इंटीग्रल एफ डी टी। ये इंटीग्रल एफ डी टी कहां से? इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम। इंटीग्रल एफ डी टी ये क्या है? इज नोन एज द इम्पल्स ऑफ फोर्स एफ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। कौन सा टाइम के बीच में? इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। एंड इज इक्वल टू कितना के बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी के बराबर होता है। समझ में? ठीक है। इसका मतलब इम्पल्स क्या होता है? तो क्वांटिटी जो है फोर्स को जब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं टाइम इंटरवल के बीच में, तो इसी क्वांटिटी को बोला गया है इम्पल्स, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इम्पल्स कितना के बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अब देखो क्वेश्चन अगला को, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलो इतना तो ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिया। अब देखो बोला पार्टिकल स्ट्राइक द फ्लो। पार्टिकल की जगह पे ज्यादा अच्छा लिख लो सुटेबल वर्ड बॉल। ठीक है। A ball strikes the floor with speed u as shown in figure. The coefficient of restitution between the particle and floor is u. है ना? बॉल और फ्लोर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरा कितना है? ई है। फाइन। तो निकालना है कि कॉलिजन के बाद मतलब कि एक बॉल जो इसको हिट करेगा उसका किस स्पीड से जाएगा। और दूसरा ये थीटा एंगल पे आके ये क्या रहा है? ये नॉर्मल से, देखो ये नॉर्मल लाइन है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ये नॉर्मल है। नॉर्मल से थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, कितना एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा नॉर्मल से? साथ में ये थीटा डैश निकालना। और क्या निकालना है? द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉल, है ना? ग्राउंड का बॉल पे एवरेज फोर्स भी बताना है कि कितना होगा। ठीक है। अब देखो यार लिखे सॉल्यूशन इसका। ऐसा करो कि लीनियर मोमेंटम। क्या लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे? बॉल पे ग्राउंड का फोर्स लगेगा ना। कंपोनेंट में तोड़ के सर नहीं कर सकते। अब रुको रुको हॉरिजॉन्टल में सर। देखो यहाँ पे, हाँ हॉरिजॉन्टल डैश। देखो बॉल जब इसको यहाँ पे आके हिट कर रहा है, देखो यहाँ पे ये बॉल जब ग्राउंड को जिस समय आके हिट किया जिस इंस्टेंट पे, तो बॉल तो ग्राउंड पे गिरता ही दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है ना। यानी कि बॉल का इंट्रैक्शन ग्राउंड से कितना टाइम के लिए होता है?
बहुत छोटा फाइनाइट टाइम के डेल्टा लिए है टी या लास्ट टाइम के लिए या कि ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो टाइम के लिए है? बहुत छोटा टाइम के ऑलमोस्ट लिए, टेंस टू जीरो। मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना, दूसरे डायरेक्शन के लिए। देखो तो इसमें फोर्सेस क्या है, एफबीडी इसका हम लोग बनाए बॉल पे, क्या फोर्स लग रहा होगा जी? एक तो सबसे पहले तो उसका अपना वेट लग रहा होगा, है ना, वेट mg, बॉल का मास m है, यहाँ पे छूटा हुआ लीजिएगा। दूसरा क्या लगेगा, कोई और फोर्स इसके अलावे होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल होगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, एक नॉर्मल फोर्स। इसके अलावे कोई और फोर्स बॉडी पे नहीं है, बॉडी और किसी के कांटेक्ट में नहीं है। सरफेस मेरा कैसा है, स्मूथ है, नहीं बोला है तो इस सरफेस को हम लोग क्या मानेंगे, स्मूथ मानेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी फोर्स बॉल पे लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, है ना। सबसे पहले तो मुझे भी निकालना है, थीटा डैश भी निकालना है, तो बता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा क्या मोमेंटम होगा, बाई sin theta कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। तब आदित्य पांडे दो गो से कैसे एंट्री कर रहा है जी, दो गो दिखा रहा है आदित्य पांडे, तो इतना तेज तो कौन मोबाइल से सांस क्या, चलो देखो तो बताओ इस बॉल का शुरू में मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किधर साइड है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? राइट साइड है सर। राइट साइड है, क्योंकि इस बॉल को देखो वेलोसिटी इधर है, इधर ना वेक्टर होगा, इसको इधर शिफ्ट करो आगे की तरफ, है ना। एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, एक कंपोनेंट किधर आएगा, राइट साइड आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। राइट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो यानी कि कितना इसको हम लोग लिखेंगे, तो ये बताओ किससे एंगल थीटा बना रहा है ये, नॉर्मल से, नॉर्मल से बना रहा है, बाई एक्सिस से बना रहा है इधर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कॉस वाला कि साइन वाला? सर साइन sin बिल्कुल सही बेटा, साइन कंपोनेंट जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे mu sin theta u sin थीटा, इनिशियल बस यही मोमेंटम है, इज इक्वल टू फाइनल। अब बताओ फाइनली बॉल किधर जा रहा है, इधर m सही भी जा रहा sin है, theta dash तो इसका तुम्हारा कॉस कंपोनेंट होगा पॉजिटिव वाई की तरफ होगा, और साइन कंपोनेंट किधर साइड होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो मुझे तो तुम्हारा क्या चाहिए, ये साइन कंपोनेंट ना ग्राउंड के अलॉन्ग वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए ना। तो कॉलिजन के बाद इसका स्पीड भी चुका है, तो कितना लिखेंगे, कॉलिजन के बाद इसका हम लोग लिखेंगे एम भी, एंगल है साइन थीटा डैश, तो इसलिए पहला इक्वेशन मेरे पास क्या आया, भी साइन थीटा डैश इज इक्वल टू हो गया यू साइन थीटा, पहला इक्वेशन। अननोन इसमें कितना है बताओ, कौन कौन अननोन है, v और theta भी और थीटा डैश, ये तो शुरू वाला गिवन है, यू और थीटा तो शुरू वाला गिवन है, यही दोनों मेरे पास अननोन है। इक्वेशन एक है, एक इक्वेशन और लाना होगा। अगला इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, coefficient of restitution हाँ कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया है तो इसका यूज करेंगे ना। कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा किधर लिखा जाता है, नॉर्मल लाइन के अलोंग, line of किधर impact लिखा जाता है, ऑलवेज line of अलोंग द impact नॉर्मल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसे लिखा जाता है, तो इसको हम लोग यूज करें कंडीशन। नाउ कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कॉलिजन के बाद बताओ बॉल इस डायरेक्शन में है,
तो इसका नॉर्मल के लॉन्ग कितना कंपोनेंट मिलेगा? V cos theta cos dash. theta. v cos Cos थीटा theta. डैश। Yes, अब sir. बताओ, ग्राउंड तो बहुत बड़ा है, ये रुका हुआ, तुम ग्राउंड पे खड़ा होती तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, कॉलिजन Yes, के sir. बाद भी और कॉलिजन के पहले भी है। Yes, Yes, sir. ये बताओ, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड से अलग हो रहा है कि ग्राउंड की तरफ आ रहा है कॉलिजन के बाद? अलग होगा. अलग होगा. अलग हो रहा है, हमेशा कॉलिजन के बाद सेपरेशन होगा, कॉलिजन के पहले Yes, ना sir. अप्रोच होता है। Sure. तो एगो तो जीरो, ग्राउंड तो जीरो वेलोसिटी पे है, तो इसका मतलब यही ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया है। Yes, sir. cos थीटा माइनस जीरो कितना आ गया? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मेरा हो गया v cos थीटा डैश, और अप्रोच कितना हो गया जी? U cos तो बताओ, U ये cos theta. आप इससे ना आ रहा था इधर साइड यू से, तो इधर ये एंगल थीटा है, तो कौन सा कंपोनेंट इधर मिलेगा? यू cos थीटा। Cos theta. अब कॉलिजन के पहले ग्राउंड रुका हुआ, तो ये ग्राउंड की तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा है? नॉर्मल के लॉन्ग यू cos थीटा से आ रहा है। यही हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? u cos थीटा। तो यहां से देखो, अब मेरा दूसरा इक्वेशन बना, therefore v cos theta dash is equal to e times of u cos theta। बताओ, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। Tan theta dash is equal to. तो अगर v का वैल्यू अगर पहले निकालना है, स्पीड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को स्क्वायर करके सम कर दे, है ना। इससे क्या होगा? v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डैश क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन एडिंग, स्क्वायर कर दे उसके बाद ऐड कर दे, तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया v स्क्वायर, क्योंकि कॉमन होके आ गया साइन थीटा डैश स्क्वायर प्लस कॉस थीटा डैश स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर का समेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 1. इज इक्वल टू, अब उधर साइड उसी तरह से u स्क्वायर कॉमन हो गया, इधर आ Sin गया square है theta plus. साइन थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ इधर एगो ई का टर्म घुस गया है, ई स्क्वायर। Cos square theta. Cos square theta. हाँ, तो इसलिए इधर साइड 1 नहीं हो पाएगा। तो स्पीड मिल लग गया। Yes, sir. Sir. स्पीड कितना आ गया? u Root और रूट अंडर underscore theta plus ये साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर cos square theta कॉस थीटा का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? no sir No, sir. इसे एज ए रिजल्ट भी यूज कर सकते हो कि जब कोई पार्टिकल या बॉडी कहीं कोलाइड करता है किसी सरफेस से थीटा एंगल पे विथ स्पीड u, तो कॉलिजन के बाद कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो कॉलिजन के बाद तुम स्पीड बता सकते हो कि कितना होगा, और उधर कितना एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा? थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। tan theta क्या करें? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 इन
क्वेश्चन नंबर, तो आ गया tan थीटा डैश is equal to tan theta by E. तो इस रिलेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा डैश का वैल्यू मिल जाएगा। और ये दोनों ही रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन में ये दोनों रिलेशन का एप्लीकेशन होता है, समझा। Yes. दोनों रिलेशन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। इसलिए याद रखना चाहिए। फोर्स भी निकालो। कोई प्रॉब्लम? No, sir. यहाँ तक? No. No, sir. ठीक है बेटा। अब थर्ड पार्ट, द sir. एवरेज फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉल। ग्राउंड का बॉल पे एवरेज फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा, ग्राउंड कौन सा फोर्स लगा रहा था जी? Normal. Normal. नॉर्मल। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, नॉर्मल का वैल्यू कैसे निकालोगे? अब इंपल्स इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ, क्या छूटा हुआ है? कॉलिजन टाइम इंटरवल मेरा, Delta T. डेल्टा टी क्वेश्चन में ऐड कर लोगे। द कॉलिजन टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी। देखो यहाँ पे, तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो नॉर्मल क्या हो गया? पॉजिटिव, थर्ड वाले पार्ट के लिए। Yes, sir. Yes, sir. और बेटा एमजी के अपोजिट है तो वो क्या हो गया? नेगेटिव। Negative. तो हम लोग क्या Normal. लिखेंगे? Normal minus mg N, into delta T. हाँ, माइनस एवरेज फोर्स पूछा गया है। एक्चुअली देखो ये फोर्स वेरिएबल होता है, क्या बोले, ये नॉर्मल वेरी करता है। जब तक टच नहीं किया नॉर्मल जीरो, जैसे टच करेगा उस समय नॉर्मल जीरो से धीरे धीरे बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा नॉर्मल फोर्स। कब? जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला का वेलोसिटी और पीछे वाला से ज्यादा होने लगेगा, तो ये फिर नॉर्मल घटने लगेगा, और सेपरेशन के समय जिसमें अलग होने वाला फिर नॉर्मल जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों में कांटेक्ट रहा ही नहीं, है ना। तो देखो ये बोलता क्या है कि ये वेरिएबल जो तुम नॉर्मल लिए इस पीरियड में, इसके बदला अगर एक हम लोग मानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता, नॉर्मल कैसा होता है? कांस्टेंट अगर वैल्यू का होता है। और देखो जितना इसका एरिया है, देखो जितना इसका एरिया है, देखो ये कांस्टेंट फोर्स की वजह से, नॉर्मल अगर कांस्टेंट होता है तो ये कांस्टेंट फोर्स की वजह से, तो इसे को क्या बोलते हैं? जितना, देखो इसका जो एरिया है शेडेड पोर्शन का, इंटीग्रल एफ डी टी किसको रिप्रेजेंट, इंटीग्रल बाई डीएक्स बताया था ना मैथमेटिक्स में, क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया को। Yes, sir. सब पढ़ा है मैथमेटिकल टूल में। इंटीग्रल बाई डीएक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? कर्व, है ना, और एक्स एक्सिस के बीच के एरिया को। तो उसी तरह से यहाँ पे इंटीग्रल एफ डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? तो ये कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया, जो शेडेड वाला पोर्शन था, तो चेंज इन मोमेंटम कितना के बराबर होता है? तो फोर्स और टाइम एक्सिस के बीच में जो फोर्स और टाइम का कर्व तैयार हुआ Impulsive है, force. हाँ, तो इंपल्सिव फोर्स और टाइम के बीच का जो एरिया होता है उतना के बराबर होता है मोमेंटम। अब देखो, लेकिन ये वेरिएबल होता है फोर्स, जीरो से मैक्सिमम तक जाता है, फिर गिर के जीरो तक आता है। अगर इसके बदला अगर कांस्टेंट फोर्स इस पीरियड में एक्ट करे, जिसे कि हम एफ एवरेज बोले, इसी को क्या बोले? एवरेज फोर्स। और ये एवरेज फोर्स की वजह से भी उतना ही एरिया मिले, यानी कि देखो एरिया सेम होगा तो मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा? सेम। देखो ये जो एवरेज जो फोर्स है, देखो ये मान लेते हैं ये जो एवरेज फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है। यहाँ पे वेरिएबल फोर्स ना एक्ट करके क्या एक्ट करता है? एक Constant. कांस्टेंट Constant. फोर्स एक्ट करता है ना। Yes. तो इस कांस्टेंट फोर्स को, लेकिन ये कब इसका एवरेज फोर्स बोलते हैं? एक ही कंडीशन में, कि ये कांस्टेंट फोर्स का भी एरिया, देखो ये रेक्टेंगल का एरिया
कर्व ये जो एरिया। पहले वाला जो शेडेड पोर्शन उसके अगर बराबर हो तो मोमेंटम तो चेंज बराबर हो जाएगा ना। यस Yes, sir. इसका मतलब ये कांस्टेंट फोर्स वही काम करेगा जो कि ये वेरिएबल फोर्स काम कर रहा है, उतना ही मोमेंटम चेंज प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए इस कांस्टेंट फोर्स का, इस वेरिएबल फोर्स का क्या बोलते थे उस पीरियड में, एवरेज वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है ना। है? इसका मतलब कि तुमको क्या बोला, एवरेज फोर्स निकालने के लिए बोला है, तब नॉर्मल को क्या ट्रीट कर लेंगे, कांस्टेंट ट्रीट कर। नॉर्मल कॉलिजन पीरियड में कांस्टेंट होता नहीं है। हाँ, जब भी एवरेज फोर्स बोलेगा निकालने के लिए, मतलब कि उसको ट्रीट कर देना है कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है, जो कि मैक्सिमम से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वो भी उतना ही मोमेंटम चेंज प्रोड्यूस करता है जितना कि उस पीरियड में वो वेरिएबल फोर्स करता है, ठीक है। तो इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। तो इंटीग्रल ये फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है ना जी, dt, Yes, तो कभी sir. समझा रहे हैं ये कितना के बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के। अभी देखो इस चीज को मिटा के फिर से लिखेंगे। अब इतना को क्या लिखेंगे, क्योंकि ये P final कांस्टेंट minus है P। तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यस सर। क्योंकि नॉर्मल भी कांस्टेंट, क्योंकि एवरेज नॉर्मल पूछ दिया है और mg तो कांस्टेंट होता ही है। तो ये वन का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या दे देगा, टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल तुम कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल्टा टी। डेल्टा टी। तो ये बेटा याद रखना, कांस्टेंट फोर्स के लिए इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। हाँ जी, कौन? हाँ, क्या हुआ तो बोलो हिमांशु। अच्छा ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे, तुम आओ तो सही। चलो, बोलने की जरूरत क्या है इतना। समझा। तो इतना हम नहीं लिखने जाएंगे आगे से, केवल क्या लिखेंगे हम, फोर्स इंटू डेल्टा टी। हाँ, जब फोर्स मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो सारा फोर्स कांस्टेंट होगा, जैसे कि नॉर्मल भी कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है। फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स कितना के बराबर होता है, चेंज इन P मोमेंटम। फाइनल माइनस P इनिशियल। तो मोमेंटम मेरा किधर चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। अरे जिधर तुम्हारा क्या हो रहा है, नॉर्मल लाइन के Horizontal अलग लग रहा है जिधर उसमें। फोर्स यस सर है यस सर। उधर ही ना मोमेंटम बदलेगा, इधर तो बदलेगा नहीं। तो तुमको चेंज ऑफ मोमेंटम केवल इसी डायरेक्शन में देखना है। बताओ इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम कितना, तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस। एम कॉस एम Cos भी cos कॉस theta थीटा dash. डैश। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम M भी cos theta dash. एम बी कॉस थीटा डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब बताओ माइनस इनिशियल MV एम cos मोमेंटम कॉस किधर है, theta. थीटा। माइनस एम कॉस नीचे की थीटा। तरफ है ना बेटा, यू। यस सर। Yes, sir. तो ये नीचे की तरफ ना होगा, एम यू कॉस थीटा। तो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव, तो ये Negative मोमेंटम होगा, पॉजिटिव sir. है कि नेगेटिव है, हैं? निगेटिव। बोलो ये वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव है, ठीक है ना। इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस mu cos theta। एम यू कॉस थीटा। अब उसको सब्ट्रैक्ट करना था, ये खुद नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो प्लस हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, दिस इक्वल टू हो गया एम भी कॉस थीटा डैश प्लस एम यू कॉस थीटा। तो नॉर्मल मुझे मिल गया, कितना मिल गया नॉर्मल का वैल्यू, एम भी तो कॉस थीटा डैश नॉर्मल डेल्टा टी जाके उधर डिवाइड कर देंगे और एम जी को ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, प्लस एम जी। mb cos theta dash plus एम बी कॉस थीटा डैश प्लस एम यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस। बताओ कोई प्रॉब्लम है? no sir। No, नहीं। नो सर। अब देखो यहाँ No, से sir. एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल रहा है, वो क्या, अगर
डेल्टा टी अगर फाइनाइट है, कॉलिजन पीरियड अगर बॉल और ग्राउंड के बीच में अगर फाइनाइट हुआ, जैसे कि ग्राउंड अगर तुम्हारा क्या होगा, सॉफ्ट अगर हुआ, तो बॉल जाके तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बॉल जो होगा ज्यादा देर तक उसको डिफॉर्म करेगा और उसके बाद उछलेगा, तो कॉलिजन पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सरफेस अगर बहुत हार्ड होगा तो बॉल इमीडिएट कोलाइड करके उछल जाता है ना। तो Yes, अगर sir. डेल्टा टी अगर कहने का मतलब अगर फाइनाइट हुआ तो चेंज इन मोमेंटम मेरा क्या है, ये तो फाइनाइटे ना है जी, वेलोसिटी बदला ना यस ग्राउंड से सर। टकरा के, तो चेंज इन मोमेंटम तो मेरा फाइनाइट है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, अब वो फाइनाइट अमाउंट से हो रहा है। और डेल्टा टी भी फाइनाइट है, फाइनाइट डिवाइडेड बाय फाइनाइट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनाइट। और एमजी तो एक फाइनाइट फोर्स है ही, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नोट में, यस सर। नोट, नोट, if delta t is finite, then mg cos थीटा या mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा क्या है, वो तो चेंज इन मोमेंटम है ना। एक्चुअली ये Yes. वाला टर्म क्या यस है, सर, इसको हम चेंज इन मोमेंटम लिख देते हैं। चेंज इन मोमेंटम। हाँ, देन तुम्हारा क्या हो गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा पी तो फाइनाइट है और डेल्टा टी फाइनाइट नंबर में फाइनाइट नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फाइनाइट मिलेगा। देन डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज ऑल्सो फाइनाइट। और जब ये फाइनाइट है तो mg को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। thus mg, एमजी क्या? then finite force mg finite force mg cannot be ignored। इग्नोर्ड। cannot be ignored, तब तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तब ये दोनों टर्म होगा एक्सप्रेशन में, ये भी होगा और प्लस ये भी होगा। ठीक है, ये हुआ पहला। अब दूसरा बात, if delta t is very small, है ना, say tends to 0, देन अभी बताओ, ये तो फाइनाइट है डेल्टा पी, मोमेंटम चेंज तो फाइनाइट है, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी कॉलिजन के पहले भी फाइनाइट है और कॉलिजन के बाद में भी फाइनाइट है। जब बॉडी का वेलोसिटी फाइनाइट है तो उसका मोमेंटम भी फाइनाइट होगा। अब मोमेंटम बेटा जब फाइनाइट है तो फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द फाइनाइट क्वांटिटी, वो फाइनाइट होगा। जब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, सॉरी, ये फाइनाइट क्वांटिटी ऊपर वाला फाइनाइट है और नीचे वाला टेंस टू 0 है। जब किसी फाइनाइट नंबर में अगर लगभग टेंस टू 0 बहुत छोटा नंबर से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, Infinity. सर। ये इंफिनिटी हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। देन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज वेरी लार्ज। ठीक है ना, यानी कि वो कैसा नेचर का फोर्स हो जाएगा, दैट इज
से इंफिनिटी, है ना, इसको लिख देते हैं, यानी कि से इंफिनिटी, यानी कि वो बहुत लार्ज है। अभी बताओ mg क्या है? mg तो फाइनाइट है, क्योंकि g का वैल्यू फाइनाइट होता है, मास का भी वैल्यू तो बॉडी को फाइनाइट है। ई फाइनाइट है और ये बहुत लार्ज है, तो क्या करेंगे? उसको इग्नोर कर देंगे। इसको इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब जब इंपल्सिव फोर्स जब एक्ट करता है तो इंपल्सिव फोर्स के सामने हम लोग क्या कर देते हैं? फाइनाइट फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि does the finite force mg is ignored, ठीक है ना, क्योंकि उसके सामने कुछ नहीं है, निग्लिजिबल है, तो उसको ऐड करो या नहीं ऐड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लार्ज फोर्स के सामने बहुत ही छोटा है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तब यानी कि n का वैल्यू क्या लिखेंगे तब उस कंडीशन में? mg को हटा देंगे। तो यानी कि यहाँ पे दोनों फाइनाइट है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट, दो फाइनाइट नंबर को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? फाइनाइट मिलेगा। फाइनाइट नंबर। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये क्या है, ई फाइनाइट ही हो जाएगा, है ना। यस सर। लेकिन अब बोलो जब ये टेंस टू 0 हो जाएगा तो ये तो लार्ज हो जाएगा और ये Yes, फाइनाइट sir. है, तो इसको इग्नोर कर देंगे इस mg condition में। इग्नोर। हाँ, इग्नोर। देयरफॉर n कितना हो जाएगा? n जो हो mb जाएगा cos थीटा डैश प्लस mu cos थीटा उठाते हैं। mb cos थीटा डैश प्लस mu cos थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, और ये क्या है? ये एक लार्ज फोर्स है ना, ये है लार्ज फोर्स, और यहाँ पे इसको इम्पल्स मेरा बोल सकते हैं सर। इसी को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो ये देखो, ग्राउंड से मिला है इम्पल्सिव फोर्स। हाई ग्राउंड से एन को ना बोल रहे हैं, है ना, Yes. तो ये ग्राउंड से जो फोर्स मिला वो इम्पल्सिव नेचर का मिला है। और यहाँ पे क्या है? mg cos थीटा डैश प्लस mu cos थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी प्लस mg रह जाएगा। ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे? है, ये मेरा है फाइनाइट फोर्स। ठीक है, है? यस सर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. लार्ज फोर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं और इम्पल्सिव। इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन फोर्स जब लार्ज नहीं होता है, फाइनाइट होता है, तो उसे इम्पल्सिव नहीं बोलते हैं। ठीक है, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नहीं, तो ऐसा करो कि नोट करो, पहले इतना दूर का स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया सर। हो गया सर। हो गया। सर नोट के सेकेंड पॉइंट पे रुकिएगा, थोड़ा सा लिखना है उसको। तो लिख लो। नोट का सेकेंड पॉइंट। अच्छा रुकिएगा अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया ये वाला सब कोई? यस Yes, लिख लिया? यस सर। सर। लिख Yes, लिए sir. सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब यहाँ से यहाँ तक का तुम लोग नोट कर लो। हो
गया सर। हो गया, आगे बढ़े। नहीं Yes, सर, एक sir. मिनट रुक जाइए सर। सर एक मिनट। बढ़िया सर आपको सर एक मिनट, लास्ट लाइन लिख रहा है। स्क्रीनशॉट लो ना बाद। अरे फिर जी वाला स्पीड रख। यस हो हो गया। गया सर। जी ज्यादा स्पीड लिख पा रहा है कि संजीत सर से पूछो। जी वह रास्ता तो अभी तुम लोग को पूछने देते हैं कि लिखा कि नहीं लिखा, सब अब मिट Yes. जाता है, सब आगे बढ़ जाता यस सर। है। फर्स्ट सर चलो सेकंड देखो, वर्ड हाँ बेटा देख, देखो क्वेश्चन क्या है, एक बेज इनिशियली क्या है, रेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन सर लेकिन ये केवल फिगर दिया हुआ है, ठीक चलो है। लिख देते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। A ball of mass m moving horizontally with, ये क्या हो गया, with speed u hits a base hits a base kept in rest on a horizontal surface, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या है, रेस्ट में रखा। फाइंड फर्स्ट speed of page after collision, second height maximum height rise by ball, तो कॉलिजन के बाद बॉल हिट करके किधर चला जाता है, सीधा वर्टिकली अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट राइज निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, बेज का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। सेकंड में क्या लिखे सर क्या हमने सर मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन राइज नंबर फिलहाल बाय बॉल, और लिखा गया है बाई
ठीक है। यस सर। तो देखो ये बॉल जब इसको यहाँ पे हिट कर रहा है, एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, तो कॉलिजन पीरियड हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है ना जी। उल्टा टी। तो कॉलिजन पीरियड में फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि देखो फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है, जब फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है, सारा सरफेस स्मूथ है, तो जो भी फोर्स लगेगा सब क्या होगा, नॉर्मल के नेचर का होगा, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ना केवल लगेगा, कॉमन टेंजेंट की तरफ कोई फोर्स नहीं होगा। Yes, और sir. कॉलिजन पीरियड में जो फोर्स लगता है बहुत ही लार्ज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि दोनों के कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर किधर, तो दोनों का कॉमन टेंजेंट लाइन तो ये हुआ ना, Yes, sir. बेस का सरफेस ना, तो इसके परपेंडिकुलर इधर एक लाइन ड्रॉ करें, ये कॉमन नॉर्मल के लिए। देखो तो ये जो लाइन है दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नॉर्मल बोलेंगे। बड़ा कर देते हैं। ठीक है, Yes, sir. ये कॉमन नॉर्मल हो गया। तब इम्पल्सिव जो फोर्स होगा, बॉल जो बेस पे लगा रहा होगा वो किधर की तरफ लगा, इसी नॉर्मल पे नीचे की तरफ लगा रहा, और बेस जो होगा इसी नॉर्मल पे ऊपर ऊपर की लगा तरफ। रहा। ब्लैक कलर दिख रहा है ग्रीन पे, Yes, sir. दिख रहा है, देखो थोड़ा सा, ठीक है। यस। ओहो, ये वाला जो नॉर्मल है ये कौन लगाया, बेज लगाया बॉल पे, और ये नॉर्मल यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं आई एन से कर रहे हैं। आई एन किसके लिए हो गया, एन फॉर इम्पल्सिव, क्योंकि कॉलिजन पीरियड जब बहुत छोटा होता है जो फोर्स लगता है वो किस नेचर का होता है, इम्पल्सिव नेचर का, एन फॉर इम्पल्सिव। इस पे भी क्या हो जाएगा, उसी का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा। समझा? Yes, sir. अब आ जाओ, सर आई एन का बॉल का वेट mg क्या होगा, बॉल का जो वेट होगा mg यहाँ पे Downward. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, और इसका जो वेट होगा कैपिटल mg डाउनवर्ड। ये भी डाउनवर्ड। अब बताओ, बॉल पे भी एक इम्पल्सिव फोर्स आ गया है और बेस पे भी एक इम्पल्सिव फोर्स आ गया है ना, और तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो अब ये ई जो होता है इम्पल्सिव फोर्स के सामने, इम्पल्सिव फोर्स के सामने, ये दोनों इम्पल्सिव फोर्स के सामने ये फाइनाइट फोर्सेस का कोई वैल्यू है नो सर। नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों फोर्स को जब इम्पल्स जिस समय एक्ट कर रहा तो फाइनाइट फोर्सेस के बारे में सोचना ही नहीं, भूल जाओ, क्योंकि वो इतना लार्ज है कि ये दोनों फाइनाइट फोर्स इसके सामने नेग्लिजिबल है, तो इसको बारे में नहीं सोचना। ठीक, अभी बताओ, कॉलिजन के बाद बेस किधर भागेगा, इस लाइन के अलोंग भागेगा जिधर इम्पल्स लग रहा है कि ग्राउंड सरफेस पीछे भागेगा सर। ग्राउंड पीछे। सरफेस हाँ? के
ग्राउंड ये सरफेस। हमेशा सरफेस के पैरेलल भागेगा, ऐसे तो नहीं Yes, भाग sir. पाएगा। क्यों नहीं भाग पाएगा? जबकि इम्पल्स इधर लगा तो इधर भागना चाहिए। इसका मतलब इस इम्पल्स का दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक ठीक है। वर्टिकल। तो वर्टिकल को जरूर कोई बैलेंस करना चाहिए, तभी तो ये इधर भागेगा। अगर वर्टिकल को बैलेंस नहीं कर पाएगा तो इधर भागता है। लेकिन हम जान रहे हैं जब भी भागेगा सरफेस के लॉन्ग भाग। इसका मतलब ग्राउंड से एक और फोर्स था, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन। जैसा ही बॉल बेज पे एक इंपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ग्राउंड का नॉर्मल जो कि एम पहले केवल इसके वेट को बैलेंस कर रहा था, कैपिटल एम जी को, लेकिन जी कॉलिजन पीरियड में ये भी क्या हो जाएगा, ये तुरंत एक लार्ज वैल्यू अटेंड कर देगा, ये भी। ठीक है ना? और इसको ग्राउंड के इंपल्स को हम लोग आई एन डैश बोल दे रहे हैं। और ये क्यों लगा? ये इसलिए कि इसका जो कंपोनेंट इधर साइड आएगा, देखो ये थीटा है तो ये कॉस कंपोनेंट आएगा इसका। इस आई एन का नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? आई एन कॉस थीटा। First theta. आई एन कॉस थीटा को ये काउंटर बैलेंस करेगा। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ सर रहा। आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। अरे बोल ही ना रहे तो आवाज कैसा करे? सर बोल रहे हैं। बोल रहे सर। सर नहीं बोल रहे हैं। बोलिए सर। कुछ तो बोलिए सर। हेलो सर। सर क्लास में नहीं है। हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो सर। बोलो। अभी छुट्टी पे गए। शिवराना प्लीज तुम क्या इतना बोलता है? हम्म। हाँ दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। नो सर। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग नहीं स्टार्ट किया है। अब दिख रहा है? यस Yes. सर। यस सर दिख रहा है। तो बेटा जैसे जो जो फोर्स इंपल्सिव नेचर में कन्वर्ट कर सकता है वो अपने आप को इंपल्सिव में कन्वर्ट करेगा। एमजी तो चूंकि मास फाइनाइट है, जी भी फाइनाइट है, वो कभी भी इंपल्सिव फोर्स बन ही नहीं सकता, वो हमेशा फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है? तो अब देखो, इंपल्सिव ग्राउंड का नॉर्मल भी इंपल्सिव हो जाएगा, और दोनों के बीच में जो नॉर्मल एक्ट कर रहा है बेज और बॉल के बीच में, वो भी इंपल्सिव हो जाएगा। तो ये सब। अब बाकी जो दोनों का स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी जो बेज का बॉल का मास है, वो चूंकि फाइनाइट फोर्स है, कॉलिजन पीरियड में फाइनाइट फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। वो लगता है, वो होता है,
लेकिन क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है? बहुत ही छोटा छोटा होता है। किसके सामने? Impulsive force. हमारे इम्पल्सिव नॉर्मल के सामने, है ना? है, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना? अब देखो तो, अब आज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अब इस पे हम लोग देख ले। तो बॉल प्लस बेस को एक सिस्टम मान लेते हैं। हम क्या कर ले, इस बॉल प्लस बेस को एक सिस्टम मान लेते हैं, है ना? अब बताओ, इस सिस्टम पे जब इन दोनों को सिस्टम मान लिए तो ये दोनों नॉर्मल क्या हो जाएगा जो एक दूसरे पे लग रहा है? Internal force. इंटरनल फोर्स। Internal force. और ये वाला नॉर्मल, नीचे वाला नॉर्मल क्या है? External. External. एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, क्योंकि इसे ग्राउंड को सिस्टम नहीं माने। तो ग्राउंड जो नॉर्मल लगा रहा है एक्सटर्नल, तो केवल एक्सटर्नल फोर्स मेरा वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है। नो सर। तो हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें। 100%। तो लिखो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसके लिए? फॉर वेज एंड फॉर वेज एंड, बता दो जी, बेस का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जनरल डायरेक्शन में? तो बेस तो रुका हुआ है ना, है? यस सर। यस सर, जीरो। बेस का मोमेंटम तो है 0। हाँ, बॉल मूव कर रहा है। MU. U कौन sir. सा डायरेक्शन को? यहाँ पे हम लेफ्ट डायरेक्शन को Leftward. पॉजिटिव मान लेते हैं। माइनस MU। हम पॉजिटिव मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? मेरी मर्जी। MU हो जाएगा sir. अब जब फ्री है। हाँ, अगर राइट डायरेक्शन पॉजिटिव मानते तो माइनस MU लिखता है, बिल्कुल सही। और लेफ्ट साइड पॉजिटिव मान लेंगे तो प्लस MU। Plus MU. ठीक, क्योंकि सब तो लेफ्ट भाग गया है तो लेफ्ट को पॉजिटिव मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? दिस इक्वल टू कॉलिजन के बाद क्या है? MV1. MV1. कैपिटल MV1, है ना? प्लस, अब बताओ बॉल का कितना है मोमेंटम कॉलिजन के बाद? बॉल तो किधर चला गया? 0 हो बॉल तो जाएगा. ऊपर, सर, जीरो। बॉल तो ऊपर चला गया ना, तो इसका मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा नहीं? No होगा। sir. नो सर। तो इसका तो 0 हो गया। और एक चीज हमको और करना पड़ेगा, बॉल का कुछ वेलोसिटी मानना होगा। तो बॉल का वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि वर्टिकली ऊपर की तरफ जो किया वो कितना हो गया? v2 हो गया, है ना? कॉलिजन के बाद जो इसका वेलोसिटी है इसको हम कितना मान लिए हैं? v2 मान लिए। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? बेज का सीधा वेलोसिटी आ गया। बेज का वेलोसिटी v1 निकालना था ना? Yes sir. कितना आ गया? mu अपॉन कैपिटल M, पहला। ये आंसर भी हो गया और पहला इक्वेशन भी बन गया एक तरह से। कोई प्रॉब्लम? नो सर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब बॉल बोलता है कितना हाइट आएगा, तो बॉल का अगर वेलोसिटी निकल जाएगा तो ये कितना हाइट ऊपर जाएगा? वर्टिकली किसी बॉडी को अगर थ्रो करते हैं u स्पीड से तो u² 2g, तो Yes v sir. स्पीड से कॉलिजन को आ जाए तो v2 का स्क्वायर डिवाइडेड स्क्वायर बाय बाई 2g, 2G। यही ना? तो बॉल को निकालने के लिए क्या करना होगा? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आप देखो, इस बॉल के बारे में केवल सोचो, इस बॉल पे केवल क्या फोर्स लग रहा है? बस इस IN लग रहा है, यही लग रहा है ना? Yes sir. यस सर। और किधर? इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है।
तो फोर्स जब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट नहीं है बॉल पे। नो सर। No, sir. नो सर। इसका मतलब कि बॉल का मोमेंटम मेरा किधर कंजर्व होगा, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। पैरेलल इंक्लाइन के लॉन्ग। ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल क्या नॉर्मल लाइन है तो यहाँ से 90 डिग्री है ना, तो अब हम लोग वही करेंगे, मोमेंटम इसका कंजर्व करेंगे किधर, केवल बॉल का। देखो इसके पहले किसका मोमेंटम कंजर्व किए थे, ये बॉल प्लस वेज सिस्टम का किए थे, अब केवल बॉल का करने जा रहे हैं। लिखेंगे by conservation of linear momentum of ball in along the plane of ठीक है, inclining plane लिख देते हैं, along the inclined plane of wedge। तो बताओ बॉल किधर जा रहा है, देखो तो बॉल शुरू में इधर जा रहा है ना, है? Yes, sir. sir. Horizontal. तो ये बताओ ये एंगल कितना, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा ना। यस सर, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कौन सा कंपोनेंट इसका इधर साइड जा रहा है, यू का कॉस Cos. थीटा। कॉलिजन के पहले कॉस कॉस थीटा, तो इसे क्या mu Cos। cos थीटा कॉलिजन के पहले, है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ और दिखाए ये वाला एंगल क्या है, ये थीटा है, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि तो थीटा 390 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या होगा, थीटा हो जाएगा ना। हाँ अरे यस जो जो बेस Yes, का sir। इंक्लिनेशन होता है वही ना नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में एंगल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग ठीक है? से होगा सर। हाँ तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो बॉल का इनिशियल मोमेंटम किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना, हम अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं, तो दोनों मोमेंटम तो ऊपर ही आएगा। देखो शुरू में कितना बॉल का मोमेंटम है बेस के लॉन्ग, तो mu ये cos theta। मोमेंटम है Mu cos theta. mu cos थीटा, और कॉलिजन के बाद क्या है मोमेंटम, mv2 sin थीटा। यस mv2 sin थीटा, क्योंकि अब इस लाइन से थीटा बना रहा था, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट कॉलिजन के बाद, तो यानी कि कॉलिजन के बाद हो गया mv2 sin थीटा। तो देयरफॉर v2 कितना हो गया, u cot थीटा। हाँ u cot थीटा, दूसरा इक्वेशन हो गया ना। और क्या करेंगे हम लोग, तो हाइट निकाल लेंगे, मैक्सिमम हाइट कितना राइज करेंगे वहां से, तो देखो v2 स्क्वायर बाय 2g। मैक्सिमम हाइट राइज ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन, कैपिटल एच, कितना हो गया जी, v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यानी कि u स्क्वायर स्क्वायर cot थीटा थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बताओ कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं, तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी निकाल। कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी निकाल दे, चलो एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देते, तीसरा पार्ट।
ई निकालना है किसके लिए, फॉर बॉल एंड पेज। ये मेरा पिछला सा वाला कॉपी भी का कोई किसी का रखा हुआ है जी, हैं? कौन बोला था कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने के लिए? प्रिय रंजन सर, कौन बोला था? प्रिय रंजन नाम है सर। लगता है पिछला साल जो जो पढ़ा है कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा देते हैं क्वेश्चन, वो सब याद किए हुए है ना, ये भी बता दीजिए। कॉपी लेके बैठा हुआ क्या पिछला साल में सीनियर का? नहीं सर। क्या भाई का पढ़ा था पहले, उसका कॉपी है क्या? नहीं सर। अच्छा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, ले लिया। यस सर, ले लिए। Yes, sir. अब चलो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाले, तो उसके लिए क्या लिखना होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इक्वेशन लिखना होगा, यही ना तीसरा वाला पार्ट के लिए। तो नो ई इक्वल टू, ये क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच। यही ना। तो सेपरेशन कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे कॉलिजन के बाद ये तो भाग रहा है कितना वेलोसिटी से, v1 से, और ये भाग रहा है ऊपर भाग रहा है ना v2 से, है? यस सर। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो इधर है, तो बताओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग इसका कंपोनेंट कितना आएगा, Cos. v2 का Cos cos theta. component, V2 cos theta. किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर और इसका किधर आएगा, नीचे की तरफ v1 sin theta। नीचे V1 तरफ सर। sin theta. v1 sin थीटा। अब ये तो पहले भी तुम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी बता चुके हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे का अपोजिट मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है कि ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो जाता है जाता है, ऐड ऐड। होता है सेम डायरेक्शन में होता है तो Subtract. सब्सट्रैक्ट। Subtract. दोनों को ऐड कर दो ना, तो बताओ किस Yes, वेलोसिटी, sir. कॉलिजन का सेपरेशन होता है तो सेपरेशन किस स्पीड से हो रहा है, V2 cos theta plus v1 V1 sin theta. इसको हमने लिख दिया v2 cos थीटा प्लस v1 sin थीटा। अब अप्रोच देखो, देखो तो जी अप्रोच कैसे हो रहा है, तो कॉलिजन के पहले तो ये रुका हुआ है, कॉलिजन के पहले तो बेज रुका हुआ ना, बेज का वेलोसिटी क्या है, 0। 0. केवल यही ना इधर आ रहा है Yes. व्यू से, तो कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल की तरफ आएगा, कॉस की साइन, Sin. साइन कंपोनेंट आएगा क्योंकि इधर से ना थीटा बना रहा है। Yes, sir. अब बेज रुका हुआ है, तो बताओ बेज रुका हुआ ये आ रहा है इसके तरफ कितना से, यू साइन थीटा से, तो यही ना अप्रोच हो गया। Yes, sir. तो अप्रोच हो रहा है यू साइन थीटा से। तुम v1 और v2 दोनों निकाल चुके हो, पुट कर दो, सब सर कॉमन तो नॉर्मल की तरफ ही होगा। हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जब लिखा जाता है तो सेपरेशन अप्रोच हमेशा किधर लेते हैं, कॉमन नॉर्मल की तरफ कॉमन लेते हैं। नॉर्मल। ठीक। तब देखो यहाँ पे v2 कितना है, v2 है u cos theta. ऊपर करने दो, u cot थीटा है ना, इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा प्लस v1 कितना आया है, देखो ऊपर mu By M.
बाई कैपिटल एम, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय किस पे, यू साइन थीटा। यू तो कॉमन होके चला गया, तो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे डिपेंडेंट होता है। तो कोई कट गया ना नीचे वेलोसिटी वाला टर्म, कुछ वेलोसिटी का टर्म बचा ही Yes. नहीं। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है दो मटेरियल पे, जो दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, यानी कि उसका मासेस दोनों का क्या है, दोनों का मटेरियल क्या है ना। देखो इस सब पे डिपेंड करता है। प्लेन का इंक्लिनेशन, यानी कि जब कोलाइड कर रहा है तो इसका कॉलिजन किस तरह से हो रहा है, ऑब्लिकली हो रहा है कि हेड ऑन हो रहा है, सब उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, ये इसका टर्म साइन थीटा से ऊपर डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, अरे एक यू नहीं कटे, ई वाला तो कितना आ गया, एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस प्लस कितना हो गया, cos थीटा ना प्लस cot थीटा का स्क्वायर, यानी कि प्लेन के इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड कर गया, दोनों मास, दोनों बॉडी के मास पे भी डिपेंड कर गया, है ना, दो क्लाइडिंग बॉडी पे ये डिपेंड करता है। बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। नो सर। लो खींचो फिर से स्क्रीनशॉट, ले लिया? हो गया सर। ऊपर कीजिए सर, नीचे वाला कर लेना। लो हो गया? थोड़ा सा सर इधर नीचे वाला यहाँ पे जो है कीजिए ना सर। क्या हो गया? हो गया सर, हो गया। लो अब ठीक है? हाँ, अगला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्शन इसके पहले वाला में क्लियर था ना, कि सीधा किधर चला गया, Vertical. ऊपर की तरफ चला। परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं क्लियर है कि किधर गया, Yes, sir. बस ये बोल रहा है कि v2 इसका स्पीड निकालना, कॉलिजन के बाद क्या हो जाएगा। ठीक है, Angle बांध कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, बॉल प्लस वेज के लिए कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, शुरू में वेज क्या है, रेस्ट में, तो कॉलिजन के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है, वेज का भी और बॉल का, दोनों का। कोई प्रॉब्लम? सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो दोनों का कॉमन नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये है, मान लेते हैं दोनों का कॉमन नंबर है,
ठीक है। देखो सर क्या बेटा, ओ टाइम काफी हो गया है, इसको 8 बजने होमवर्क दे वाला है। दीजिए सर। होमवर्क दे दे, बना लोगे? सर अच्छा, कोशिश देखो करेंगे। करेंगे सर। क्या क्या तो सर बता रिजल्ट दीजिए। दे देते हैं। बना लेंगे सर। कोशिश करेंगे। करेंगे सर। देखो पहले इधर देखो करेंगे पहले। सर। कोशिश अच्छा हाँ। ठीक है, कोशिश करना ना, पहले हिंट तो पहले समझ तो लो कुछ। अब दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएगा, बेज बॉल पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाएगा, आईएन बोले, बॉल बेस पे नीचे लगाएगा, आईएन बोले, और दोनों का वेट को इग्नोर कर देंगे, और ग्राउंड एक नॉर्मल इंपल्सिव नेचर का फोर्स देगा, है ना। एक इंपल्सिव नेचर का नॉर्मल देगा उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए। इसको हम क्या बोले, आईएन डैश, आईएन डैश। और कैसे भरोगे, बॉल को देखो वर्टिकल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, थीटा डैश मान लेंगे। ई क्या है, ई वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, ठीक हो गया। ठीक है, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में V2 को तोड़, क्या क्या लोगे, एक कॉलिजन के बाद मान लेते हैं बॉल का एगो वेलोसिटी इधर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, Vx बोलेंगे, और एगो ऊपर के तरफ हो गया जिसको क्या बोलेंगे, V1 Vy बोलेंगे। ये हो गया Vy और इधर हो गया Vx। अब बेस का वेलोसिटी कितना कॉलिजन के बाद, ये तो V1 है ही, शुरू में कितना था, 0 था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसके लिए फॉर बेज एंड तो सबसे पहले बताओ, बेस तो रेस्ट में है, उसका मोमेंटम क्या, 0। बॉल लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, हम लेफ्ट डायरेक्शन को ही दिखा दिए कि चलो पॉजिटिव इधर मान लिए, तो क्या लिखोगे इसको, MU MU, और कॉलिजन के बाद वेज का कितना हो गया है, V1 MV1। बॉल के पास दो वेलोसिटी है, एक Yes. हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वर्टिकल वाला। वर्टिकल। तो वर्टिकल वाला तो कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं देगा, नहीं सर। है? जो भी कंपोनेंट देगा कौन देगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला, ये किस साइड दे रहा है, राइट साइड दे रहा है, और जबकि हम लेफ्ट को पॉजिटिव माने तो इसको क्या माइनस लिखेंगे? MPx। हाँ, तो इसको लिखेंगे माइनस MVx। इसमें कितना अननोन है, 2 दो। V1 कौन Vx। कौन अननोन है, एक V1 V1 Vx। और Vx।
एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। अब दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, बॉल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे केवल किधर, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, है ना, यस सर। बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल अलोंग इंक्लाइन। बताओ, बॉल का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लीनियर मोमेंटम शुरू में कितना था जी, इधर यू से जा रहा था, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा है ना, mu cos थीटा सर। हाँ, ये हो गया ये एंगल है थीटा, तो फिर ये हो जाएगा थीटा, है ना, और ये थीटा हो जाएगा, इसका कहना मतलब ये अपोजिट एंगल, यही एंगल भी थीटा। थीटा तो बॉल तो केवल यू स्पीड से जा रहा है, किधर साइड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल इधर डायरेक्शन। ना जा रहा है यू से, तो कौन सा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कॉस कंपोनेंट। तो cos बॉल का केवल मोमेंटम है, शुरू में था एम यू कॉस थीटा, कॉलिजन के बाद कितना मोमेंटम है बॉल का, ऊपर की तरफ, हम ऊपर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, तो बॉल के पास कॉलिजन के बाद दो गो वेलोसिटी है, एगो इधर है वी वाई, एगो इधर है वी एक्स, है ना, तो दोनों का मोमेंटम लिखना होगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। बताओ वी वाई का कौन सा कंपोनेंट जाएगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, कॉस Sin. वाला कि साइन वाला, साइन वाला, Sin ऊपर की वाला। तरफ है साइन वाला, साइन। तो क्या लिखेंगे एम, इसका लिखेंगे एम, इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है वी वाई साइन थीटा, और एक और वेलोसिटी है जो कि नीचे की तरफ है इधर, क्योंकि इसका जो vx का कंपोनेंट नीचे की तरफ ना आएगा, यस यस सर। कितना vx cos थीटा नीचे है, तो ऊपर Cos में थीटा। पॉजिटिव माने थे, ई वाला नेगेटिव है, नेगेटिव तो माइनस माइनस vx cos। vx cos थीटा, ये हुआ बॉल का टोटल मोमेंटम इंक्लाइन के कॉलिजन के बाद। तो दोनों तरफ से क्या कट गया, एम कटा ना। अब बताओ, ये जो इक्वेशन बना अगला, cos थीटा डिवाइड कर दीजिए सर। कॉस थीटा भी डालो ना, क्या क्या दिक्कत है, ठीक है, तुम लोग अपना सिंप्लीफाई करना, हम केवल इक्वेशन लिख दे रहे हैं। तो अननोन अब मेरे पास कितना हो गया है, 3, एगो तीन हो वी वाई गया। भी आ गया, यस v1 vx तो था ही, एगो वी वाई भी आ गया, तो अननोन कितना हो गया, 3 सर। 3। एक इक्वेशन और चाहिए, अब क्या, अब एक कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो लेते हैं, ये दिया हुआ। यस। नाउ E इक्वल टू क्या लिखता है जी, सेपरेशन बाय अप्रोच, यही ना, और किधर लिखा जाता है, लाइन ऑफ लाइन इम्पैक्ट। ऑफ इम्पैक्ट। तो कॉलिजन के बाद देख सकते हो इसका दो गो वेलोसिटी है, और दोनों ऊपर की तरफ कंपोनेंट दे रहा है, वी वाई का कौन सा कंपोनेंट जा रहा है नॉर्मल की तरफ, cos कॉस, ठीक है, और vx का कौन सा कंपोनेंट जा रहा है ऊपर की तरफ, साइन। sin साइन, तो क्या लिखेंगे vx साइन थीटा प्लस vy साइन थीटा, जो कि ऊपर की तरफ है? और बताओ कॉलिजन के बाद तो ये बेज v1 वेलोसिटी से जा रहा है ना इधर, क्या जी, यस सर। और ये नीचे जा रहा है, जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। एड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो, तो बॉल का सबसे पहले वेलोसिटी लिख ले, ऊपर की तरफ है, कितना है, तो एक तो हो गया vx साइन थीटा नॉर्मल की तरफ, और दूसरा vy की वजह से हो गया vy cos थीटा, ये ऊपर की तरफ है ना, और दूसरा Yes. बेस का लिखना है, बेस का नीचे की तरफ है, यानी दोनों अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस कितना उसका आ रहा है v1 साइन थीटा, यही ना, अरे इधर ना v1 है बेस का वेलोसिटी,
कॉलिजन के बाद। तो नॉर्मल की तरफ किधर कंपोनेंट, इधर वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ई कॉस है तो ये साइन हो जाएगा क्या। यस सर। तो ये मेरा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया दो बॉडी का, दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे का अपोजिट था तो ऐड कर दिए। अब क्या करोगे, कॉलिजन के पहले मतलब नीचे अप्रोच लिखना था, कॉलिजन के पहले तो बेस तो रेस्ट में, बेस का वेलोसिटी 0 है तो केवल किसका यू देखना कॉस है, थीटा। तो इसका तो इधर u है तो केवल u cos थीटा ना है, और इसके तरफ है, बेस के तरफ है तो अप्रोच हो रहा है। ठीक है, कितना अप्रोच हो रहा है, u cos थीटा से। तो यहां से अगला इक्वेशन मेरा क्या बन गया, अगला बन गया bx sin थीटा सर प्लस यू साइन थीटा ना यू साइन थीटा यस होगा ये ना साइन सर? थीटा होगा। यू sin थीटा होगा सर। सॉरी u sin थीटा, cos थीटा लिखा गया। साइन थीटा, ठीक है, प्लस v1 साइन थीटा इज इक्वल टू ई यू साइन थीटा। तीसरा इक्वेशन, तीन इक्वेशन तीन अननोन, अब सॉल्व कर लो। कर लेंगे सर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक v1 मिलेगा। एक्स भी ऑन सॉल्विंग तुमको निकालना होगा क्या क्या, एगो v1 निकाल लोगे, दूसरा क्या निकाल लोगे, वी एक्स सर वी वाई। तीसरा क्या निकाल लोगे, वी वाई। vy। तो उसका वेलोसिटी v2 कितना हो जाएगा बॉल का, रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx स्क्वायर प्लस vy। समझ गया, यस सर। कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं, तब इसको No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। आवाज के लिए इतना ही। हो गया सबका, यस सर। हटा दे। यस सर।